नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड। अभी हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, ठीक, कि मैथ्स का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ठीक, तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। बड़ा बेसिक चैप्टर है, क्लास 11th में काफ़ी आता है, जेईई मेन, जेईई एडवांस में बहुत आता है, पूछा जाता है। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, करेक्ट। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा भी है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक, 10th क्लास में हम लोगों को बताया भी गया है कि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें मेनली हम लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस हुआ था। तो हम लोग ये करेंगे, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन को 1 बाई 1 करके लेक्चर पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या यूज़ है इसका, कैसे हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे और क्या बेसिक फंडामेंटल्स कैसे हैं इसके। ठीक, ये जो लेक्चर पढ़ेंगे जेईई मेन के लिए और जेईई एडवांस दोनों के लिए कवर, प्लस क्लास 11th के बच्चे या जो स्कूल लेवल पे करना चाहते हैं उनका भी कवर हो जाएगा ये क्वेश्चंस। ठीक, तो हम लोग देखते हैं। तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन बहुत याद रखना, जब अगर कभी भी कोई भी चैप्टर अगर मैथ्स में बनाया गया है ये, तो उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब आसपास से रिलेटेड भी है वो चीज़, करेक्ट। और मैथमेटिक्स में जो जितने भी चैप्टर्स हैं इनका आसपास अराउंड, जैसे आप देखते हो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका और आसपास आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे इसके। ठीक, तो एक बार प्रोग्रेशन को देखते हैं और इसको बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत पूछा भी जाता है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आएगी बेटा कि व्हाट इज़ अ सीक्वेंस। सबसे पहले जो आपसे पूछा जाएगा, भाई सीक्वेंस क्या होता है। तो नाम से कई बार पता चलता है यार, सीक्वेंस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर किसी ऑर्डर में कोई चीज़ चले, करेक्ट, ऑर्डर में चले या किसी भी तरीके से चले, तो यूजुअली मन में ऐसा आता है, करेक्ट। बट मैथमेटिकली कैसे इसको डिफाइन करोगे, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली सीक्वेंस को बेटा कैसे डिफाइन किया गया है वो हम लोग देखते हैं। ठीक, जैसे सीक्वेंस कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे किसी ने लिख दिया यार ये सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, ये दे दिया। किसी ने दे दिया A E H, ऐसे करके दे दिया। कैसे भी बना सकते हो, सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है। तो जब सीक्वेंस की बात करते हैं तो याद रखना, सीक्वेंस में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है टर्म। तो सीक्वेंस में क्या होता है, जब भी आपको सीक्वेंस डिफाइन किया जाता है, ठीक, जब भी सीक्वेंस डिफाइन किया जाएगा उसमें आपको टर्म इंपॉर्टेंट होता है। टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हमने पहले लिखा फर्स्ट, ठीक, तो उसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म। लाइक एक लिखा हमने कोई A1 A2, ऐसे हम लिखते चले गए, A3 ये ऐसे लिखते चले गए। तो क्योंकि पहले नंबर पे आया है इसलिए इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इस सेकंड नंबर पे आया है इसलिए इसको सेकंड टर्म बोलेंगे, ये थर्ड नंबर पे आया है इसलिए इसको थर्ड टर्म बोलेंगे। समझ में आया, ठीक। तो फर्स्ट सेकंड ऐसे करके हम लोग ट्रेन, ठीक है ना। और जो किसी नंबर पे आया है, जैसे फॉर एग्जांपल n नंबर पे आया है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या है, जनरल में बोल देते हैं भाई कि जो हम काउंट किए तो 1 2 3 अप टू n पे पहुंचे तो मिला हमें, k पे पहुंचे तो kth टर्म हो जाएगा, अगर कोई ak लिख दे तो k टर्म हो जाएगा। ठीक, तो सीक्वेंस की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि अगर कोई सीक्वेंस है, करेक्ट, समझना बेसिक मैथ्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर कोई सीक्वेंस है तो उसका हर टर्म डिफाइंड होगा। पहली चीज, सीक्वेंस होगा तो हर टर्म डिफाइंड होगा। ठीक, जैसे चलो, तो सीक्वेंस का अगर हर टर्म डिफाइंड होगा तो सीक्वेंस को जो हम यूजुअली जो नोटेशन है वो ये होता है, ये an होता है और इसको कर देते हैं ब्रैकेट में बंद, करली ब्रैकेट में। सेट थ्योरी से बता रहा है कि भाई हमारे जो भी टर्म्स हैं सीक्वेंस के उनका नाम है an, और n एक नेचुरल नंबर है। n एक क्या है, नेचुरल नंबर। यानी अगर हम इस सेट को खोलें, n की वैल्यू 1 डालें तो a1 आएगा, a2 आएगा, a3 आएगा, अप टू an आएगा। n मतलब n नेचुरल नंबर। अब कह रहा है क्या कि आप n की वैल्यू 1 डालेंगे तो पहला टर्म मिलेगा, मतलब a1 है, a2 है, an, यानी ये सब सीक्वेंस में n नंबर्स हमारे। तो कभी भी आपको जब सीक्वेंस मिलेगा तो इस तरीके से डिफाइंड होगा सीक्वेंस में, ठीक, इस तरह से डिफाइंड होगा, करेक्ट। तो दो तरीके हैं सीक्वेंस डिफाइन करने के। ठीक, अब कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक चीज़ आपको बता दी कि सीक्वेंस की खास बात ये होगी बेटा कि उनका हर टर्म डिफाइंड होगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने सीक्वेंस डिफाइन किया ऐसे, सीक्वेंस डिफाइन किया कि यार मान लेते हैं एक सीक्वेंस है हमारे पास, दैट इज
1/n, करेक्ट। तो ये सीक्वेंस है कि नहीं, तो बड़े आसानी से चेक कर सकते हो। आप चेक कर देखो, आप पहले n की वैल्यू 1 रखो, यानी आप ये सीक्वेंस डिफाइन की गई है, ये सीक्वेंस डिफाइन की गई जिसको कहा गया है कि वो उसका जो nth टर्म है वो ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। कौन सा? 1/n वाला। यानी अगर हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1/1 आएगा, यानी 1 आएगा। अगर n का वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे a2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पे आ जाएगा, ये n की वैल्यू 1 पे आया। a2 रखोगे तो ये 1/2 आएगा। ये n = 3 रखोगे तो a3 बराबर 1/3 आएगा। तो ऐसे करके इसके सारे टर्म निकलते आ जाए। और तुम देख सकते हो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो सीक्वेंस है इसको हम कॉमा करके भी लिख सकते हैं, यानी 1, 1/2, 1/3 ऐसे करके लिख सकते हैं। अब तुम इसमें ध्यान देना सब लोग कि इसका हर टर्म, मतलब कोई भी टर्म तुम कैलकुलेट कर सकते हो, a10, a11, a19, मतलब 19th नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, n की वैल्यू 19 रखो, आंसर आ गया। ठीक, अब आपको समझने की बात है, ठीक, कि अगर कोई आपको सीक्वेंस देता है ऐसा, an = 1/n-3, ठीक, कहता है मुझे बताओ ये सीक्वेंस है कि नहीं। ठीक, वो कहता है कि मुझे बताओ वो सीक्वेंस है कि नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले a1 निकालते हैं। a1 मतलब n की वैल्यू 1 डाली हमने। तो जब n की वैल्यू 1 डाली हमने तो आंसर आया 1/-3, यानी -1/2। तो चलो समझ में आ गया, पहला टर्म डिफाइंड है और दूसरा टर्म ये। फिर n की वैल्यू मैंने 2 डाली तो ये आ गया 2, a2 आएगा 1/2-3, यानी -1/1, यानी -1 आएगा। फिर n की वैल्यू 3 डाली, a3 तो 1/3 - 3, ओहो ये तो 1/0 जो कि है नॉट डिफाइंड। यानी आप ऐसा कहोगे कि ये जो सीक्वेंस है इसमें थर्ड टर्म डिफाइंड ही नहीं, मतलब थर्ड टर्म आप निकाल ही नहीं सकते। तो जब थर्ड टर्म आप निकाल नहीं सकते तो इसका मतलब ये सीक्वेंस नहीं है, नॉट अ सीक्वेंस, नॉट अ सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस नहीं है। तो याद रखना, सीक्वेंस का पहला ये होता है कि हर टर्म उसका डिफाइंड होना चाहिए, हर टर्म डिफाइंड होना चाहिए। अगर कोई टर्म डिफाइंड नहीं है उसका तो इसका मतलब वो सीक्वेंस में नहीं, वो सीक्वेंस का पार्ट नहीं, यानी वो सीक्वेंस ही नहीं है मुझे। अब सीक्वेंस को भी रिप्रेजेंट दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक जो मैंने जनरल फॉर्म an बताया, मतलब एक n के टर्म्स में एक फॉर्मूला होगा उस पर रखिए, या फिर आपको क्या करेगा, वो सारी वैल्यूज रख ही देगा, a1, a2, a3 इस तरह से करके रख देगा। तुम दिमाग लगाओ, ये तब ज़्यादा बढ़िया है an, जैसे फॉर एग्जांपल किसी में 50 है टर्म्स है तो 50 टर्म को इस तरह से लिखना बहुत मुश्किल काम है, जबकि इस तरह से लिखना आसान काम है। इसलिए हम लोग ये प्रेफर करते हैं बहुत जगह। ठीक, तो आपको अभी तक फिलहाल ये चीज़ पता चल गई कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस इज एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकली जिसमें तुम चाहे जैसा उसमें लिख दो, चाहे तुम कोई अरेंजमेंट फॉलो करे चाहे ना करे, 1, 4, 5, 7 ऐसे कुछ भी रख दो, लेकिन हर टर्म डिफाइन होना चाहिए, हर टर्म डिफाइंड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, और पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीक्वेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीक्वेंस। तो पहला ये है कि भाई हमें ये पता चल जाए कि कौन सी चीज़ें हमारे इनमें से सीक्वेंस है। पहला हमने दिया भाई an बराबर 3n² -1, दूसरा दिया an = cos n डिग्री, सी दिया an बराबर 1/sin n डिग्री। ठीक, सॉरी ये 1, 2 लिख देते हैं इसको, 2, 3 एंड फोर्थ पार्ट। ठीक, an = 1/n-5। ठीक, पांचवी प्रॉब्लम लेते हैं, an = 1/3n-2। 6 लेते हैं, an = 3n n greater than 1, सॉरी n greater than 10 और n less than 10 पे 1। ठीक, 7th an = 1 लेते हैं जब n ऑड होता है और n इवन होता है तो -1 लेते हैं।
करेक्ट। तो 7 प्रॉब्लम्स हम देखते हैं और देखते हैं कौन कौन से इसके सीक्वेंस है, थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। सीक्वेंस हम लोग यहाँ पे खींच भी पाएंगे और उसको रख भी पाएंगे। ठीक, चलो देखते हैं भाई। तो सीक्वेंस खींच भी पाएंगे और रख भी पाएंगे और देख भी पाएंगे। ठीक, चलो देखते हैं ठीक कि सीक्वेंस क्या है। ठीक, चलिए तो करेक्ट, चलो भाई देखते हैं। तो पहला है बेटा an बराबर 3n स्क्वायर माइनस 1। तो देख के लग रहा है आपको इसमें a1 अगर निकालना है बेटा तो n की वैल्यू 1 रखो, तो 1 रखोगे तो कितना आएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1, यानी आ गया 3 माइनस 1 यानी 2 आ गया। ठीक, एक काम करते हैं, इन क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, थोड़ा सा पहले इनको देख लेते हैं, बस जगह नहीं है ना। ठीक, तो पहले इनको मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इनको ना। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे इनको। ठीक, चलो तो यहाँ पे 2 आ गया। चलो भाई 2 आ गया। अगर हम यहाँ पे a2 निकालें तो आ जाएगा इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, जो कि आएगा 11। अब तुम यहाँ से देख सकते हो कभी भी अनडिफाइंड हो ही नहीं सकता। अच्छा, अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई एक वैल्यू ले, इन्फाइनाइट वैल्यू ना ले, या डिफाइंड ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो इसका मतलब डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। तो डिफाइन का मतलब वही होता है कि उसकी कोई वैल्यू आए। अब देखो इसमें कोई भी तुम टर्म उठाओगे ना कोई तो वैल्यू आएगी क्योंकि ऊपर है न्यूमरेटर में। चलो भाई ये हो गया। तो यहाँ पर अगर कोई रहना भी चाहे ना तो इसमें सीक्वेंस में हम लोग लिख देंगे भाई पहला टर्म 2 है तो इसको हम कॉमा वाइज लिखते थे, 2 लिखते हैं प्लस 11 ऐसे करके लिखते चले जाते, एक तरीका ये। तो 2 तरीके हैं, या आप फॉर्मूले वाइज लिखिए या यहाँ पे। ठीक, फॉर्मूला वाइज इजी होता है क्योंकि भाई इन्फिनाइट बहुत सारी चीज़ें होती है, एक ही टर्म नहीं होता, 10 टर्म नहीं होते, 50 टर्म 100 टर्म होते हैं, तो वो काम आते हैं हमारे। नेक्स्ट देखते हैं कॉस एन डिग्री, इस पे देखते हैं। तो हम एक काम करते हैं, जब n की वैल्यू 1 डालेंगे तो जो पहला टर्म बनेगा बेटा वो आएगा कॉस, जहाँ n था वहाँ 1 रखिए 1 डिग्री। ठीक, a2 देखते हैं, a2 आएगा कॉस 2 डिग्री, n की वैल्यू 2 रख दी देखो। फिर n की वैल्यू अगर आप 3 रख दोगे तो a3 आ जाएगा कॉस 3 डिग्री। और हमें पता है कोई भी एंगल हो कॉस हमेशा डिफाइंड होता है, तो इसलिए कभी अनडिफाइंड नहीं है कि ये भी सीक्वेंस है। तो ये देखो पहला भी सीक्वेंस था और दूसरा भी सीक्वेंस था, कभी ये वो नहीं हुआ। हाँ, अगर इसके टर्म्स को तुम कॉमा करके लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख दोगे भाई ये पहला टर्म है हमारे पास कॉस 1 डिग्री, दूसरा है कॉस 2 डिग्री, तीसरा है कॉस 3 डिग्री, ऐसे करते 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 चलते चले जाओ। ठीक, तो यहाँ से आप ये बोल दोगे। चलो भाई अब हम थर्ड पे देखते हैं कि थर्ड क्या है। थर्ड वाले में क्या है बेटा, अगर हमें पहला टर्म निकालना है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ से भाई a1 आ जाएगा 1/sin 1 डिग्री, यानी पहला वाला टर्म ये आएगा। लेकिन याद रखना दिक्कत कब आएगी, दिक्कत तब आएगी जब किसी एंगल पे नीचे वाली चीज़ 0 हो जाएगी। तो हमें पता है कहाँ दिक्कत आएगी, जब n की वैल्यू हम रख देंगे 180, यानी a180 जब निकालना होगा तो हमें दिक्कत आ जाएगी, आएगा a1 sin 180 डिग्री और ये होता है 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड। 180 नहीं 360 पे भी सेम चीज़ आएगी, 360 पे a360 भी डिफाइंड नहीं होगा। तो यानी इसका मतलब ये जो थर्ड वाला पार्ट दिया है ये हमारा सीक्वेंस नहीं है, ये गलत है। तो थर्ड वाला हमारा सीक्वेंस नहीं है। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास ये चलिए कि भाई सीक्वेंस क्या होती है। ठीक, तो पहला चीज़ ये पता चला कि भाई यहाँ पे शुरू के 3 क्वेश्चन थे उसमें सीक्वेंस। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल फोर्थ वाले को देखते हैं। फोर्थ वाला देख के आपको लग रहा है ये जब डिफाइन नहीं होगा जब न्यूमरेटर 0 होगा, यानी तुम दिमाग लगाओ n की वैल्यू 5 पे 0 बनेगा, यानी a5 नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे a5 डिफाइन नहीं हो सकता, तो a5 नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब ये वो सीक्वेंस नहीं है। तो सीक्वेंस में तुमने अभी तक देखा आप लोगों ने क्या, इनका हर टर्म डिफाइंड होना चाहिए। जितने टर्म डिफाइन किए जाएं, यानी जितनी n की वैल्यू रखी जाए उन पे a की मतलब उस सीक्वेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब जरूरी नहीं कि सीक्वेंस को आप ऐसे डिफाइन करो, सीक्वेंस को कई बार आप पीस वाइज डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, an बराबर 1 जब n ऑड, अच्छा यहाँ जब भी n बोलेंगे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो रहा है। ठीक, n-1 जब n नहीं, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम a1 निकालें यानी n की वैल्यू 1 रखें तो n की वैल्यू 1 का मतलब ये हुआ 1 हमारा एक ऑड नंबर है, तो वो इस फॉर्मूले से गवर्न होगा, यानी आंसर आएगा 1। अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, तो कह रहा है कि n जब 2 होगा यानी n जब इवन होगा तो इससे गवर्न होगा, यानी आंसर आएगा -1। अगर n की वैल्यू 3 ले लें
तो A3 हमारे पास आएगा, फिर वही 3 इज एन ऑड नंबर, तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास समझ में आ गया कि ऑल्टरनेट, यानी इस सीरीज को अगर मुझे लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, पहला टर्म 1 है, दूसरा -1, तीसरा 1, चौथा -1, फिर 1, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पीस वाइज। तो आप पीस पीस में डिफाइन कर रहे हो। पीस पीस का मतलब अलग अलग एन के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हो। तो पीस वाइज का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं उसको। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट उठाते हैं छठवीं प्रॉब्लम। ठीक, एक और पीस वाइज देख लेते हैं। जैसे an बराबर हमने दिया √n, n अगर इवन है, करेक्ट, 3n² -1 अगर n ऑड है। ठीक, ये सीक्वेंस है कि नहीं? तो देखो, अगर हम पहले वाले पे देखें, रूट हमेशा ही डिफाइन अगर अंदर के अंदर पॉजिटिव डालोगे, क्योंकि यहाँ पे n नेचुरल नंबर ले रहे हैं हम। मैंने बता दिया कि n हर जगह नेचुरल नंबर लेना है। जहाँ पे an सीक्वेंस लिखा जाता है, इसका मतलब यही होता है कि n एक नेचुरल नंबर है, तभी तो A1 A2 डिफाइन होगा। तो यहाँ पे देख के भी लग रहा है कि हर जगह रूट डिफाइन होगा, तो डिफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं, बट हम लोग कुछ टर्म्स निकाल लेते हैं। ठीक, कैसे? जैसे n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो पहला टर्म निकालने के लिए आपको A1 निकालना पड़ेगा, लेकिन 1 ऑड है तो डेफिनेशन यहाँ से होल्ड करेगी, मतलब ये फॉर्मूला रखेंगे उसमें। यानी हम अगर देखें तो इस केस के लिए आंसर आएगा 3 × n² -1 वाले से, इसमें रखोगे n की वैल्यू 1। तो जब इसमें n की वैल्यू 1 रखोगे तो आंसर आएगा 3 × 1² -1, यानी आंसर आएगा 2। देख लो सारे लोग, यहाँ से आंसर आएगा 2। अब आपको A2 अगर निकालना है बेटा तो 3, अब देखो अगर यहाँ से करोगे तो क्योंकि 2 इज एन इवन नंबर यहाँ से, तो आपको यहाँ से गवर्न होगा। तो आपके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला आएगा √n से, इसकी वैल्यू रखोगे 2 तो आंसर आएगा √2। ठीक, तो सेकेंड टर्म देखो √2 आया। ठीक, थर्ड टर्म इसी तरह निकालना चाहते हो, अब थर्ड टर्म निकाल लो। तो थर्ड टर्म क्या आएगा? अगर थर्ड टर्म आएगा तो 3, देखो फिर से एक ऑड नंबर है, यानी n की वैल्यू आपने 3 रखी है, और ये कह रहा है कि n की वैल्यू जब ऑड रखोगे तो आपको इस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे n की वैल्यू 3, तो आएगा यहाँ पे 3 × 3² -1, 27 में से 1 आएगा 26। देख लो सारे लोग, तो ऐसे करके हम सारे आंसर्स निकालते हैं। तो ये पीस वाइज डिफाइन हो रही है। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि यार जो डिफाइन किया गया है ये पीस वाइज डिफाइन किया गया। ठीक, यानी पीस पीस करके डिफाइन किया गया। ठीक, तो सीक्वेंस का सबसे बढ़िया डेफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया कि सीक्वेंस का मतलब ये होता है, सबसे मेन चीज़, कोई भी टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है, किसी भी टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है। हाँ, बशर्ते उसका हर टर्म डिफाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई टर्म उसका डिफाइन ना हो अगर कहा जाए तो। ठीक, चलो भाई 7वां। तो यहाँ से अब जैसे कोई बोलता है किसी भी टाइप का टर्म ले लो यार, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने डिफाइन किया an बराबर -1⁴n, ये सीक्वेंस का टर्म बताओ, तो बस बड़ा था n बराबर 1 ले लो तो a1 आ गया, यानी -1⁴ यानी -1 आ गया। n बराबर 2 ले लो, यानी सेकेंड टर्म आ गया आपका, उनका वर्ड 2 यानी 1 आ गया। बड़े आसानी के साथ हम लोग कर सकते हैं। तो बड़ी सीक्वेंस बड़ी ही ब्यूटीफुल चीज़ है, और याद रखना बहुत काम आती है, बड़ा कन्फ्यूजन भी आपको होता है। ठीक है, तो n बराबर 2 पे ही आ गया। n बराबर 3, बड़ा आसान मेरे भाइयों, -1⁻³ एंड इट टर्न आउट टू बी -1। तो इस तरीके से आप कोई भी टर्म, यानी अगर इस सीक्वेंस को मैं लिखूं तो ये सीक्वेंस क्या होगी? बड़ी आसान, पहला टर्म -1, दूसरा 1, तीसरा -1, चौथा 1, ऐसे करते करते ज़िंदगी इनकी भर जाएगी पूरी। ठीक, तो बड़े आसानी से हम लोग यहाँ पे टर्म्स निकाल सकते थे। ठीक, तो बड़े आसानी से देखो टर्म सारे निकलते चले आएंगे। तो हमें समझ में आ गया कि भाई कैसे, तो हमें पहला एग्जांपल क्या कि भाई कौन से टर्म्स हैं। पहला हमने ये देखा कि यार सीक्वेंस होता क्या है। तो सीक्वेंस किन्हीं टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है, मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में हो सकता है, मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में उसको दिया जा सकता है। ठीक, या फिर कई बार मैथमेटिकल फॉर्मूला ना दे के वो लोग अलग अलग टर्म लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग टर्म कब तक लिखेंगे? मान लो 100 टर्म, क्या ऐसे लिखोगे? नहीं, तो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए किसी भी सीक्वेंस को लिखने के आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप उसको एक फॉर्मूले के रूप में लिख दो, या फिर हर टर्म को लिखते चले जाओ। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहली डेफिनेशन थी हमारे पास सीक्वेंस की। ठीक, अब सीक्वेंस में हमने 2 टाइप की डेफिनेशन की, पहले एक सिंपल फार्मूला, फिर एक डिनोमिनेटर वाला केस किया जिसमें 0 कर सकते हैं। ठीक है ना, अब एक और आता है टर्म से ही टर्म्स डिफाइन कर दिए जाते हैं, टर्म से ही टर्म्स, ये रिकर्जन फार्मूला बोलते हैं इनको। ये जरा देखते हैं रिकर्जन फार्मूला, ये क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको दिया बेटा, एक काम करो, an = an - 1 + 1,
क्या कह रहा है, समझना मेरी बात को। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिकर्जन फॉर्मूला इसको बोलते हैं। तो an(n-1) का मतलब क्या हुआ, अभी हम बात समझते हैं। और इसने दे दिया कि भाई n की वैल्यू 2 से बड़ी है। अब n की वैल्यू 2 से बड़ी क्यों दी, n की वैल्यू 2 से इसलिए बड़ी दी क्योंकि अगर 2 से बड़ी नहीं दी जाती तो ये n-1, क्योंकि कोई भी टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ले लो, अगर इसमें n की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये a0 बन जाएगा। a0 का मतलब जो 0 नंबर पर टर्म है, 0 नंबर कोई टर्म नहीं होता, a1 से स्टार्ट होता है, इसलिए n2 से बढ़ा दिया है। करेक्ट। अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ n और n-1? इसका मतलब सिंपल सी बात होता है कि अगर मैं इस सीरीज को लिखूं बेटा a1 a2 a3 a4 a5 से लेके an-2 an-1 an+1, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अब हम टर्म के टर्म्स में लिखते जाएं। देखो टर्म वही है, a1 a2 सब करें। तो इनका मतलब n और n-1 का मतलब क्या हुआ, n का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं n की वैल्यू 4 डालूं तो an हो जाएगा a4 और an- हो जाएगा a3, क्योंकि n की वैल्यू 4 पड़ी है। फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर तुम इंडायरेक्टली लगाओ तो किसी भी टर्म पे अगर ये an है, an-1 है, तो an मतलब पहले आएगा और an-1 उसके जस्ट पहले आएगा, इन्हीं की बात कर रहा है ना। और n की वैल्यूज रखते चले जाओगे तो सबके लिए वैलिड हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल m बराबर 4 रखा तो यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 3, यानी इनकी बात कर रहा है वो, इन दोनों की बात कर रहा है ना। ठीक, इन दोनों की बात कर रहा है। तो n की वैल्यू रखते चले जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इनफैक्ट ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये अब तुम देखो दिमाग लगाओ, अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखें, इस पूरी इक्वेशन इसमें रखें 2, तो ये क्या कहेगा, a2 बराबर a1+1, मतलब कहेगा कि जो a2 की वैल्यू है वो a1+1 है, मतलब जो सेकंड नंबर का टर्म है वो पहले टर्म पे 1 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू भी गिवन होगी, जैसे इस केस में आपको दे रहा हूं मैं a1 की वैल्यू 5, a1 की वैल्यू 5, तो आप कुछ मत करोगे, a1 आपको पता है 1, यानी आंसर आएगा 5+1, यानी आंसर आएगा आपका 6, बड़े आसानी के साथ। ठीक, अब जैसे n की वैल्यू 3 रखोगे तो आएगा a3 दैट इक्वल टू a2+1, a2 कितना आ जाएगा, a2 अब तुमने यहाँ निकाल लिया है, इसका मतलब 6+1, यानी आंसर आ गया 7। सिमिलरली आपको अगर a4 निकालना है तो n की वैल्यू 4 रख दो तो आएगा a4 इज इक्वल टू a3+1, यानी a4 रखा, यानी आंसर आया तो आपका आया a4 इज इक्वल टू a3, यहाँ आपने पिछले निकाल लिया तो 7+1 इज इक्वल टू 8। अब आप ऐसे रखते चले जाओ, सारे टर्म्स निकलते हुए चले जाओ, सारे टर्म्स आपके निकलते हुए चले जाए। ठीक, तो अब देखो इसको अगर हम सीरीज में रखना चाहें तो देखो कैसे रखेंगे। पहला टर्म क्या निकल के आया था, पहला टर्म दिया था 5 दिया था, तो पहला टर्म 5 है, दूसरा 6 है, तीसरा 7 है, चौथा 8 है, ऐसे करके। अब देखो खास बात ये है, किसी भी टर्म को यानी किसी भी n को, यानी अगर तुम ये वाला टर्म पढ़ते हो, इसका n3 है तो n3 की वैल्यू जो आएगी, a3 की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू 3 रखो तो a3 की वैल्यू 3-1, a2 से एक बड़ी आएगी, तो देखो a2 से एक बड़ी आएगी। इनडायरेक्ट कहने का मतलब है पीछे से +1, देखो सब पीछे से +1 है। ठीक, तो यहाँ से ऐसे जब डिफाइन किया जाता है तो इसको बोलते हैं रिकर्जन फार्मूला, रिकर्जन फार्मूला। ठीक, और उस पर n पे डिफाइन कर दिया जाता है, कुछ वैल्यूज दी होंगी, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक, बड़े आसानी के साथ आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास सीक्वेंस में ये समझ में आ रहा है भाई। ठीक, 8वीं 9वीं प्रॉब्लम लेते हैं इसी का। अब जैसे आपको कोई बोलता है यार मुझे ये बताओ an बराबर an-1+3, ऐसा कोई देता है तो सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही वाला है, और ये दे रखा है आपको a1 की वैल्यू 3 दे रखी है, a1 की वैल्यू 3 दे रखी है। तो एक काम करते हैं, पहले हम और n की वैल्यू भी डिफाइन करेगा कि भाई n कहाँ से कहाँ देना चाहते हैं, तो n की वैल्यू उसने दे रखी 2 या 2 से बड़ी। ठीक, 2 से बड़ी क्यों, क्योंकि 2 अगर 1 रखोगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो 0 कोई a नॉट यानी a0 कोई टर्म नहीं होता। ठीक, तो n बराबर 2 रखोगे तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू स्टार्टिंग हम 2 से करेंगे, तो a2 बराबर a1+3, a1 कितना है 3 और +3, यानी आंसर आया 6। ठीक, n की वैल्यू 3 रखो तो यहाँ पे आएगा a3, ये हो गया a2 और +3, और a2 अभी तुम्हें निकालना है, 6 + 3 = 9 आ गया। ठीक, तो 6 + 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 9 आ जाएगी, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक, करेक्ट,
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू अब हम 4 रखेंगे तो आएगी A4 इज इक्वल टू A3 प्लस 3, मतलब A3 कितना है यहाँ पे 9 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 12, ठीक। तो देखो यहाँ से पीछे पर इसका ये सेम टाइप का था, लेकिन सेम और इसमें एक फ़र्क था। ये कह रहा था अगर तुम दिमाग लगाओ, अगर दिमाग लगाओ तो कह रहा था किसी भी टर्म को आप निकालना चाहते हो उसके जस्ट पहले वाला, क्योंकि दिमाग लगाओ अगर n के जस्ट पहले n-1 आएगा और n के जस्ट बाद एक बढ़ा दो n+1 और n+1 के जस्ट एक बाद n+2, ऐसे कर सकते हैं n+2 के जस्ट बाद n+3, ऐसे भी दिखाई दे सकता है। इधर आओगे तो n-2 हो जाएगा, उससे और कम एक, करेक्ट। तो यहाँ पे बात ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर टर्म दिखाएं, अगर हम लोग फिर से एक बार से लिखे तो पहला टर्म तो दिया ही था 3, दूसरा 6 है, तीसरा 9 है, फिर 12। देख सकते हो सब लोग, सब में ये टर्म में 3 जोड़ो ये आएगा, इसमें 3 जोड़ो ये, इसमें 3 जोड़ो ये आएगा, 3 जोड़ते चले जाओ तुम्हारा आंसर आता जाएगा। क्योंकि कह भी रहा है कि हर एक टर्म जिसको लाना है उसमें +3 जोड़ दो, मतलब किसी टर्म को अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है उसके पिछले वाले में 3 जोड़ो। देखो आप ही, तो बड़े आसानी से हमने इस टाइप से क्वेश्चन किए, ठीक है ना। तो सीक्वेंस में क्या होगा, इस तरीके से बहुत तरीके से डिफाइंड होगा, बहुत तरीके से आपको डिफाइन किया जाएगा, बहुत तरीके से दिया जाएगा, ठीक है ना। उसमें निकालना तो देखो पहला पार्ट तो सिंपल था जिसमें डायरेक्ट n की वैल्यू रखो आंसर आ गया। इसमें रिकर्जन था, मतलब टर्म्स को टर्म्स के ही टर्म्स में डिफाइन कर दिया गया था, ठीक। चलो तो एक मिनट, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम नंबर 9 थी। हाँ, तो प्रॉब्लम नंबर 10 पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या कहती है, अगर हमने यहाँ डिफाइन कर दिया बेटा an अपॉन, अब देखो इस तरह से डिफाइन है an-1 बराबर 3, ठीक है। a1 बराबर 2 दिया है और n की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 दे दी। अब देखो फिर क्वेश्चन वही आ गया, अब हम इसको कैसे करें, तो वही तरीका अपनाएंगे। ये रिकर्जन हुआ, क्यों, क्योंकि दो टर्म के टर्म्स में इनको बोला गया है, ठीक। चलो अब एक चीज़ बताओ, अगर इस क्वेश्चन को हम करना चाहते हैं तो एक बार पहले ट्राई करो सब लोग और फिर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो वीडियो को पॉज कर दो, एक बार ट्राई करो, सारे टर्म निकालो, अगर निकल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको मैच कराते हैं कि आंसर में क्या आता है। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सिंपल है। और देखिए मैथ्स जब हम सॉल्व करते हैं तो सोचना आपको आना चाहिए, जब एक चीज़ पढ़ाई जाए उसके बाद आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, मेहनत करना आना चाहिए, कैसे अब आगे चल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो एक बार देखते हैं ध्यान से कि कैसे अब इस आगे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। चलो तो एक काम करते हैं, ये है यहाँ से आगे हमारे पास ये a1, तो हमें पता है n बराबर हम स्टार्टिंग ही 2 से करेंगे, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो नहीं सकती, तो n वैल्यू 2 रखोगे तो आंसर आएगा बेटा ये a2 अपॉन a1 बराबर 3। तुम्हें ये पता है, बात खत्म, तो a2 पता हो गया, ये गिवन है देखो a1, यानी a2 बराबर 3a1 यानी 3 × 2 यानी आ गया 6। बड़ा आसान, देखो ये रिकर्जन फॉर्मूला है। n बराबर 3, जैसे 3 रखा तो हमारे पास आ गया a3 अपॉन a2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, तो a3 अपॉन a2 3, यानी a3 बराबर 3a2 आ गया, यानी 3 × a2 कितना आया, a2 आ गया यहाँ पे, a2 जस्ट पीओस निकला 6, तो यानी हमारे पास 18 आ गया, ठीक। तो बड़े आसानी से हम लोग a3 अपॉन a2 भी निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो बड़े आसानी के साथ तुम निकाल दे रहे, ठीक, कि a3 अपॉन a2 बराबर 3, तो a3 बराबर 3/2, ठीक, यहाँ से। अब सिमिलरली बाकी सारे टर्म अपने आप तुम निकाल सकते हो, ठीक, करेक्ट। अच्छा, इसमें खास बात है, जो पहला टर्म आया देखो, पहला टर्म दिया हुआ 2, दूसरा 6, तीसरा 18। एक खास बात है, ध्यान देना, इसको समझना होगा कि कह क्या रहा है। कह रहा है कि अगर आपको ये टर्म निकालना है तो अपने पीछे ये टर्म निकालना है, ठीक, तो इस टर्म का जो आंसर आएगा यानी इसका और पिछले वाले का जो रेशियो निकालोगे वो 3 आना चाहिए। यानी ऐसा सोचो, इनडायरेक्टली कह रहा है कि कोई भी टर्म अगर आपको निकालना है तो पिछले टर्म का 3 गुना कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुना कर दो, सिंपल से होते हो भी रहा है। 2 का 3 गुना 6, 6 का 3 गुना 18, तो आगे भी लिख सकते हो 54, 3 गुना आता चला जाएगा, तो ऐसे आता जाएगा। तो सीक्वेंस बहुत याद रखना ही, पता है आगे चल के जो लोग मैथ्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सीक्वेंस बहुत पूछी जाती है, और अभी तो बहुत सिंपल सीक्वेंस नहीं, बहुत कठिन सीक्वेंसेस आती हैं जिनको सॉल्व करने में हालत ख़राब हो जाती है, इसीलिए पूछी जाती है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास ये सीक्वेंस का ये पार्ट था, और सीक्वेंस में छोटी छोटी चीज़ें हमने अभी इतनी टाइप की सीक्वेंसेस करी, ठीक। तो अभी पहले लेक्चर में हम केवल यही देख रहे हैं कि भाई सीक्वेंस को डिफाइन करना कि सीक्वेंस होता क्या है बेटा, करेक्ट, और सीक्वेंस को निकालते कैसे हैं, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स में हमने 2 चीज़ों पे अप्लाई किया, 2 चीज़ें अभी तक देखिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक।
11वीं प्रॉब्लम करते हैं। 11वीं प्रॉब्लम क्या कहती है कि an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2। n अब क्योंकि 2 नहीं लग सकते क्योंकि 0 बन जाएगा तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और दिया है a1 बराबर a2 बराबर 1। पहला और सेकंड टर्म उसने दे दिया है आपको। देखो ये भी रिकर्जन फॉर्मूला है। रिकर्जन क्यों है? क्योंकि उसने टर्म्स के साथ ही टर्म्स को जोड़ के ही आंसर लाने की कोशिश करने कह रहा है आपसे। प्रॉब्लम उसने दी कि भाई आप टर्म्स के सहारे ही निकालिए, जिसमें इनिशियल एक कंडीशन दे रखी है। इनिशियल कंडीशन क्या होता है? एक कंडीशन में दे रखी है a1 a2 बराबर 1। करेक्ट। तो फिर हम वही प्रोसेस पे आएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन एक बार समझेंगे कह क्या रहा है। अगर मैं इस सीक्वेंस को लिखूं बेटा तो a1 a2 a3 ऐसे करते 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 अगर मेरे पास यहाँ पे an है तो इसके जस्ट आगे वाला टर्म an+1 होगा। अरे एक आगे बढ़ा दो और उसके जस्ट वाला n+2 होगा। उसके पहले वाला होगा an-1 और an-2 ऐसा होगा। तो इसका मतलब यही कह रहा है ना कि अगर आपको ये टर्म निकालना है तो पिछले दोनों का सम कर दो। अगर ये टर्म आपको n नंबर वाला टर्म निकालना है जो n नंबर पे है तो n-1 एक पीछे प्लस एक और पीछे, दोनों को जोड़ा, बस बात खत्म, आंसर आ गया। और देखो वही आएगा, भी चेक करते हैं हम लोग। जब n की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे 3 से तो जब 3 रखोगे तो a3 जो आएगा इट विल कम आउट टू बी a2 प्लस a1। a2 कितना होगा? a2 दिया हुआ है 1 और 1, दोनों ही 1 दिए तो हमारे पास आ गया 2 आंसर। चलो भाई ये हो गया। n की वैल्यू अगर आप 4 लोगे तो हमारे पास आंसर आएगा a4 दैट इक्वल्स a3 प्लस a2। a3 अभी निकाला मैंने 2, बस तो 2 रख दो, a1 आया, आंसर हमारे पास 3 आ गया। ठीक, तो देखो हमारे पास टर्म आना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कंडीशन दी है ना उसी कंडीशन की हेल्प से ही हम सीक्वेंस खोजना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो a4 यहाँ पे आ गया, हमारे पास 3 आ गया। चलो भाई ये बात भी सही है। तो यहाँ पे पहली पार्ट में सीक्वेंस हम समझ में आ गया भाई a4 बराबर 3 आ रहा है। चलो, और यहाँ पे देखो 2-2 टर्म वाले हम देख रहे हैं। ठीक है ना। तो बड़े घबराने की आवश्यकता नहीं, बड़े ही आसान पूछे जाते हैं, कोई टफ नहीं पूछा। a4 यानी a5 आ जाएगा हमारे पास। a4 जब 5 रखोगे तो a4 प्लस a3, बात खत्म, सिंपल सी बात है। n की वैल्यू 5 रख दिया, 5 1 4 5 2 3 हो गया। a4 अभी हमने कैलकुलेट किया था दैट इज 3 और a3 हमारे पास आया था 2, शुरू में ही पहले आया था तो हमारे पास आ गया आंसर 5। देखो a3 2 आया था। करेक्ट। तो देखो n की वैल्यू a5, देखो 2-3 टर्म हम लोग निकालना स्टार्ट किए। अब जरा इसको लिखते हैं कि टर्म्स आ कैसे रहे। चलो देखते हैं भाई। पहला टर्म तो दिया ही है 1, दूसरा भी दिया है 1, अब तीसरा है 2, चौथा है 3 और पांचवा है 5। देखो देखो कैसे आ रहा है, समझना बात। जब आप n की वैल्यू 3 यानी a3 से स्टार्ट करेंगे, यानी इससे तो a3 आपको अगर निकालना है तो पिछले 2 का सम, देखो आ भी रहा है 1 + 1 2। आपको ये निकालना है तो आप पिछले 2 का सम कर दो, 1 + 2 3, देखो आ रहा है। वही तो कह रहा है कि किसी भी n को निकालना है, n वाले नंबर उसको, तो आप पिछले 2 को सम कर दो, n-1 n-2, n अगर यहाँ तो n-1 पहले फिर -2। इसी तरह पांचवा टर्म देखो, इन दोनों को जोड़ डालो, 3 + 2 5, यानी अगर कोई पूछे ये कौन सा आएगा तो बात खत्म, 5 + 3 8। करेक्ट। तो ये सीरीज, तो देखो कैसे हम सीरीज को यहाँ पे कई तरीके से कर रहे हैं, हाँ या नहीं। ठीक, तो यहाँ से हम बहुत अच्छे ये ब्यूटीफुल तरीके से ठीक ये चीज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे सीरीज, अब यहाँ पे हर टर्म, तो अब आपको कभी कोई मिले तो आराम से तुम डिफाइन कर सकते हो, टर्म्स निकाल सकते हो। और तो 2 चीज़ों की बात करी मैंने कि सीक्वेंस कब, तो अब घबराने की आवश्यकता है, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप से डिफाइन हो। फिर सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं, आप फॉर्मूला लिख दीजिए या उसके टर्म्स लिखते चले जाइए। टर्म्स लिखे यानी कॉमा करिए और लिखते चलिए, बट कॉमा वाला उतना अच्छा नहीं है। क्यों बेटा, हम लिखे बहुत सारा आधा पेज भरे, अगर मान लो किसी में 100 टर्म तो 100 टर्म, तो फॉर्मूला लिखना उचित रहता है। तो an करके फॉर्मूला लिख दिया जाता है। और an क्या डिनोट करता है, एक बार आपको फिर पता होना चाहिए, n डिनोट करता है nth टर्म, मतलब अगर शुरू से हम स्टार्ट करेंगे 1 से तो किस नंबर पे वो टर्म आ रहा है, दैट इज कॉल्ड nth टर्म। तो यहाँ तक हमने बात की। फिर सीक्वेंस पहचानने की बात क्या रही कि भाई सीक्वेंस तभी डिफाइंड होगा, या कहेंगे हम सीक्वेंस है जब वो हर टर्म डिफाइंड हो। ऐसा नहीं कि हर एक सीक्वेंस डिफाइन की जिसका 6वां टर्म हम बता नहीं सकते, डिफाइंड ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर सीक्वेंस बनाई है आपने तो उसका हर टर्म डिफाइन होना जरूरी है, यही सीक्वेंस की डेफिनेशन है। ठीक, अब आपको हम पिछले क्लास से जो लोग 11th में हैं, ठीक है, या जो लोग 12th पास आउट किए हैं या वो लोग भी देख सकते हैं, तो हम लोगों ने 12th पास 11th में है ना, हम लोगों ने वो पढ़ा था AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
तो देखो उसमें यही होता है। अगर तुम देखो तो अगर कोई डिफाइन करता है an बराबर an माइनस 1 प्लस 3, तो अगर तुम दिमाग लगाओ तो ये सीक्वेंस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो AP ही नज़र आएगी। क्यों? एक काम करते हैं, an माइनस 1 बराबर 3 ऐसे कर दो। ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है कि अगर हमारे पास n टर्म्स हैं, समझना बात को सब लोग, अभी समझ में आ जाएगा, ये है तो an माइनस जिसको भी तुम देख रहे हो, लेट से n की वैल्यू तुम 2 ले लो, तो a2 माइनस a1, यानी इससे इसको घटाओगे तो आंसर 3 आएगा। 3 पे जाओ तो 3 a3 का a3 माइनस a2 यानी 3 आएगा। ये हम लोगों ने AP में पढ़ा था, एक्चुअली उसको लिखने का तरीका, बट ये AP ही है। AP में कॉमन डिफरेंस D होता था, याद करिए आप लोग, एक कांस्टेंट आता था, है ना, यानी an माइनस आप करोगे तो एक D वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो ये वही कांस्टेंट वैल्यू थी यहाँ पे, ठीक। तो आप ये भी रिलेट कर पाए कि जो पढ़ते थे, अभी नए तरीके से an करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बातें हमारी आई होप कि क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को कि सीक्वेंस क्या होता है। चलो भाई, अगर सीक्वेंस क्लियर हो गया तो फिर भाई प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन क्या होता है, क्योंकि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन दोनों अलग चीज पक्का। तो याद है ना, प्रोग्रेशन क्या होता है? बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन, सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, मतलब या सीरीज भी बोलते हैं इसको। बड़ा आसान यार, क्या कह रहा, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज। यानी अगर कोई सीक्वेंस आपको दे रखी है, लेट से कोई एक सीक्वेंस दे रखी है an सीक्वेंस का मतलब ये हुआ आपको एक सीक्वेंस दे रखी है जिसके पास a1 है, a2 है, a3 है, ऐसे करके बहुत सारे हैं, करेक्ट। और इनको सम में लिख दो, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश 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 n टर्म तक सम कर डालो, ठीक है, किसी भी n का मतलब 10 टर्म 20 टर्म कुछ भी, तो इसी को हम लोग बोल देंगे सीक्वेंस है। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस, इस चीज को बोलते हैं सीक्वेंस है हमारी। तो सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस इज नथिंग बट सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस के टर्म्स को सम कर दो आप, आपको मिल जाएगा सीरीज या सीक्वेंस बोलेंगे उसको। सॉरी, सीक्वेंस बोल गए, गलत बोल गए भाई, सॉरी माफ करना है, इसको बोलेंगे प्रोग्रेशन बोलेंगे या फिर बोलेंगे सीरीज। तो प्रोग्रेशन